हेलो दोस्तों, अलोन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, विकास, रशीद और मैं। मेरा नाम आकाश है। हम तीनों बचपन के दोस्त थे और कई दिनों से कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे थे। हम तीनों में से रशीद उन दिनों दुबई में जॉब कर रहा था और इसी वजह से हम तीनों मिल नहीं पा रहे थे। आखिरकार हमने एक साथ नाइट कैंपिंग या ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा। सबकी अपनी अपनी फैमिली थी, सबके अपने अपने जॉब थे और इसलिए हमारा प्लान बार बार फेल हो रहा था। आखिरकार 5 साल बाद हमारा एक प्लान बना। राशिद ने हमें दुबई आने के लिए कहा और हमने 5 दिन के ट्रिप का प्लान बनाया, जहां हम अलग अलग जगहों पर घूमने, ट्रैकिंग और कैंपिंग करने वाले थे। पहले 4 दिन हम अरब के कई जगहों पर घूमे। चौथे दिन हम शारजा की फॉसिल रॉक, इस जगह पर कैंपिंग के लिए रुके थे। लाल रेत के टीले और रेगिस्तानी पक्षी। फॉसिल रॉक इस जगह की खासियत है। चट्टानी रास्ते और विशाल रेत के टीले इस क्षेत्र के अधिकांश भाग को कवर करते हैं। तब वहां कैंपिंग करते हुए हमें एक जगह के बारे में पता चला, जो कि वहां से कुछ ही दूरी पर थी। अलमदा, शायद मैं इस जगह का नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन जो वहां गए हैं वह इस जगह को जरूर जानते होंगे। रेगिस्तान की रेत में दफन एक गांव, वो हमारे घूमने फिरने का आखिरी दिन था और उस दिन हम बस घूमने फिरने के इरादे से वहां जाने के लिए निकल पड़े थे। पर हमें नहीं पता था कि हम किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। गांव के बारे में रशद को थोड़ी बहुत ही जानकारी थी, बाकी हम में से कोई भी उसके बारे में जानता नहीं था। यह उस समय की बात है जब इंटरनेट और मोबाइल का इतना चलन नहीं था, जब कुछ अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर पाते थे और हम तीनों में से कोई भी उस वक्त इतना अमीर नहीं था जिस गांव की तरफ हम जा रहे थे। उस गांव का नाम रशीद ने बस 1-2 बार सुना था। लोग उसे रेत में दफन हुआ गांव कहते हैं। उसने उस गांव के बारे में अजीब अजीब सी कहानियां सुन रखी थीं। कहते हैं कि भूतों और अदृश्य शक्तियों ने वहां रहने वाले लोगों को गांव से निकाल दिया था। 70 के दशक में इस गांव का निर्माण हुआ था और 20 साल बाद यानी 1990 तक यह गांव पूरा खाली हो चुका था। एक हंसता खेलता गांव धीरे धीरे शांत हो गया। देखते ही देखते रेगिस्तान की रेत में दफन हो गया। गांव खाली होने के पीछे एक कहानी यह भी है कि यह जगह जिन्हों द्वारा प्रेत बाधित है, जो लोगों पर कब्जा करते हैं। वहां रहने वाले लोगों का यह मानना था कि वहां की रेत में कुछ ऐसी रहस्यमय चीज है जो अंधेरा होने पर घरों पर हावी हो जाती है और इसी कारण से लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। जब हमने रशीद से यह कहानियां सुनी तो हम में कुतूहल जाग गया और हमारे प्लान में एक और जगह ऐड हो गई। जाते जाते हमने उस जगह को देखकर जाने का फैसला किया। जब हम उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे तब हमारे पास ना कोई कैमरा था और ना ही कोई मोबाइल। बस कैंपिंग का जरूरी सामान, खाने पीने की कुछ चीजें थी, साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के लिए चाकू, खंजर वगैरह और टॉर्च लाइट थी। जब हम रेत के टीलों को पार कर वहां पहुंचे तो वहां जाते ही सबसे पहले पूरे इलाके में फैली भयानक खामोशी ने हमारा स्वागत किया। यह पहला एहसास ही सच में बेहद डरावना था, लेकिन जब भी हम ऐसी भूता जगहों पर खोज करने जाते हैं तो ऐसा लगना स्वाभाविक होता है। वैसे दिन में अगर वहां जाओ तो बस टूटे मकान, टूटी दीवारें और दूर दूर तक फैली बस रेतीली जमीन दिखाई देती है, लेकिन कहते हैं कि अंधेरा होने पर वह जगह जाग जाती है, बदल जाती है, अंधेरे में सांस लेने लगती है। उस वक्त शाम के 4 या 4:30 पर जब हम तीनों वहां पहुंचे थे, हमारे पास बस 1 घंटा था और हमें उस घंटे भर में वहां घूमकर घर की ओर रवाना होना था। वहां कुछ दूर आगे हमें एक छोटा सा साइन बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड पर धुंधले शब्दों में कुछ लिखा था। राशिद ने उसे पढ़ते हुए कहा, निषिद्ध क्षेत्र मतलब प्रोहिबिटेड एरिया। अब यह कहानी हिंदी में है, इसलिए यहाँ अरब शब्द के बजाय मैं हिंदी शब्दों का ही प्रयोग कर रहा हूँ। और उसी के नीचे किसी ने छोटे अक्षरों में काली स्याही से कुछ लिखा हुआ था। वो लिखावट इतनी खराब थी कि ठीक से पढ़ा तक नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो लिखते वक्त लिखने वाले का हाथ थरथरा रहा होगा। रशद बोर्ड के पास जाकर उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। अंधेरा होने पर आगे न जाए, अपनी मौत को बुलावा ना दे। वो सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मन में घबराहट थी, लेकिन साथ ही कुतूहल भी था।
रशीद ने वापस हमारे पास आते हुए कहा, अरे वहां बोर्ड पर नीचे लिखा है कि अंधेरा होने पर आगे ना जाए, अपनी मौत को बुलावा ना दे। हमने इस बात को मजाक में ले लिया। विकास हंसते हुए बोला, अरे इतनी सी बात से डर रहा है, वैसे भी अभी अंधेरा नहीं हुआ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो अंधेरा होने से पहले हम यहां से चले जाएंगे। और ऐसा कहते हुए वह 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि उसी पल हमारे सामने से रेत के बीच से एक सांप रंगता हुआ चला गया। लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें उस गांव में जाने से रोक रही हो। मैं और विकास दोनों ने चौंक हुए रशद की तरफ देखा, लेकिन राशिद ने विकास को आगे धक्का देते हुए कहा, अरे चलना, ऐसे सुनसान वीरान जगह पर सांप नहीं होंगे तो क्या डायनासोर दिखाई देंगे। रशीद की इस बात पर विकास भी हंस पड़ा। हमने बोर्ड पर लिखी बात की परवाह नहीं की और हम रेगिस्तान की रेत में अपने पैर ढंसा हुए आगे चलने लगे। कुछ अंतर चलने के बाद शायद हमने गांव की सीमा पार कर दी थी। वहां कुछ टूटे गेट जैसी एक बनावट थी। जैसे ही हमने गांव की सीमा पार की, हवा अचानक से तेज हो गई, लेकिन यह हवा कोई साधारण हवा नहीं थी। इसमें एक अजीब सी गूंज थी जो हमारे रंगटे खड़े कर रहे थी। हवा के साथ साथ रेत के कण हमारे चेहरे को छू रहे थे और उसी के साथ हवा की एक हल्की साए साए करती आवाज कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास घूम रही हो। हम से कुछ कहना चाहती हो? रशीद ने सामने खंडहर जैसी जगह को दूर से ही देखते हुए कहा, यार यह जगह बेहद दिलचस्प लग रही है। सुना है कि काफी साल पहले यहां जो लोग रहा करते थे वह अचानक इस जगह को छोड़कर चले गए। कुछ अदृश्य शक्तियों ने इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया था और वह लोगों पर हमला करने लगी थी। रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। अजीब बात है ना? इसमें अजीब क्या है? यह तो ठीक हमारे कुलधारा जैसी कहानी है। वह भी गांव रातों रात खाली हुआ था, लेकिन यह जगह उतनी डरावनी नहीं लग रही। टूटी बिखरी दीवारें हैं, रेत के टीले हैं और उसी रेत में डूबे टूटे मकान हैं। देखने में मजा आएगा। विकास ने रशद की बात का जवाब दिया। मैंने कुछ देर सोचकर उन्हें कहा, देखो मुझे लगता है कि यहां बहुत शांति है। गहरा सन्नाटा है और हमें इसकी आदत नहीं है शायद, इसलिए हमें यह अजीब लग रहा है। हम बस आसपास थोड़ा घूमेंगे, आधे घंटा इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और जैसे ही सूरज ढलना शुरू हो जाएगा हम यहां से निकल जाएंगे। ठीक है? रशद और विकास दोनों ने मेरी बात पर सहमति जताई और हम उन खंडरई सभी मकान एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी पर बने थे। सभी घरों की बनावट एक जैसी थी। हम घरों में देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ घर आधे तो कुछ पूरी तरह से रेत में दफन थे। हमने कुछ घरों के अंदर जाकर भी देखा। घरों के अंदर भी रेत भरी पड़ी थी। सीलन से भरी दीवारें टूटी, खिड़कियां टूटे दरवाजे थे। वहां किसी भी घर को कोई दरवाजा या कोई खिड़की नहीं थी, बस उनकी फ्रेम्स बची थीं। वैसे इन सब में इतनी डरने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन वहां के वातावरण में एक अजीब तरह की घुटन सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहां कोई आया ना हो। मैंने धीरे से कहा, यह जगह सच में बहुत अजीब है। वह देख, वहां दूर आगे किसी का बंगला है शायद। रशीद ने मेरे सर पर मारते हुए कहा, पागल, बंगला नहीं, वो एक मस्जिद है। वहां हर पल एक अजीब सी बेचैनी और दब महसूस हो रहा था। उन घरों को अंदर बाहर देखने में कितना वक्त चला गया हमें पता ही नहीं चला। समय बीतने के साथ साथ हमारे तेज हो रहे थे। विकास अचानक एक जगह पर रुक गया। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? हम दोनों भी अपनी जगह पर रुक गए और किसी अनजान आवाज को सुनने की कोशिश करने लगे। हवा की सीट के बीच लगा कहीं से हमें एक हल्की सी हंसी सुनाई दे रही है। मैंने उन दोनों को कहा, मुझे लगता है कि हमें यहां से निकलना चाहिए। उस पल मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। रशद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यार तू भी ना? अरे ये सब हमारे दिमाग का खेल है। ये कोई हंसी नहीं थी, ये बस इन टूटे दरवाजों और खिड़कियों से बह रही हवा की गूंज है। और वैसे भी सूरज डूबने में आई काफी वक्त है। थोड़ी देर रुककर हमने फिर आगे बढ़ने का फैसला किया और हम टूटी बिखरी दीवारों और दरवाजों के बीच से होते हुए और अंदर चले गए। कुछ दीवारें 7 से 8 फीट ऊंची थीं तो कुछ बस 3 या 4 फीट। लेकिन जब भी हम किसी दीवार के दूसरी तरफ देखते तो हमें बस एक और घर,
एक और दीवार दिखाई पड़ती थी। ये किसी भूल भुलाया जैसे लगने लगा था। तब विकास ने एक जगह रुककर आसपास गौर से देखते हुए कहा, क्या यह वही जगह है जहां से हमने शुरुआत की थी? रशीद ने एक नजर सब तरफ देखा और कहा, अरे यहां की हर जगह एक जैसी दिखाई दे रही है। बता पाना थोड़ा मुश्किल है। मैंने दीवारों पर पड़ रही लाल रोशनी को देखा और फिर उन दोनों से कहा, आसमान में सूरज की लाल रोशनी फैल रही है। अंधेरा होने में शायद बस कुछ ही वक्त बचा होगा हमें। अब यहां से निकलना होगा। रशीद ने हाथ की घड़ी में देखकर सिर हिलाते हुए कहा, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। हम 5:30 तक निकल सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहां घर के सामने पत्थरों से रेत पर कोई आकार या निशान बनाते हैं, ताकि अगर हम दोबारा यहां लौटकर आए तो हमें पता चल जाएगा और फिर हम दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। मैं तो जाने से पहले बस मस्जिद को देखना चाहता हूं। विकास उस बात को गुड आइडिया कहकर पत्थरों से एक बड़ा सा क्रॉस का निशान बनाने लगा। वो देख मैंने और रशीद ने भी उसकी मदद की और फिर से हम आगे चलने लगे। कुछ 10 से 15 मिनट तक अलग अलग मकानों में घूमने के बाद हम फिर उसी जगह पर आ गए थे जहां पर हमने क्रॉस बनाया था। उस निशान को देखकर हम एक दूसरे की तरफ देखने लग गए और हमें समझ आ गया कि हम बार बार उसी जगह पर लौट रहे हैं। क्या यह सच में वही जगह है? विकास ने पूछा। हम यहां से आगे क्यों नहीं जा पा रहे? अब हमें एहसास हो गया था कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। यहां का हर घर एक जैसा था। हर मकान की बनावट एक तरह की थी। मकानों के अंदर बाहर अजीब अजीब से निशान बने थे। दीवारों पर खरोचने के पंजों के निशान थे जो कि अचानक से दिखाई पड़ते थे। वह सब देख विकास शांत हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम लोगों ने वो देखा क्या? मैंने घबराते हुए पूछा। वो सहाया सामने वाले घर के पास से कुछ गुजरता हुआ अंदर चला गया। कोई औरत थी शायद। हम सब ने उस तरफ देखा जहां विकास इशारा कर रहा था। वहां कुछ था जहां हमें एक परछाई सी घर की चौखट के अंदर जाती हुई दिखाई दी। लगा जैसे वह परछाई मानो रेत सी हवा में घुल सस गई हो। कोई औरत अकेले इस वक्त यहां क्या कर रही होगी? मैंने गंभीरता से पूछा। इस पर रशीद ने उस तरफ देखते हुए कहा, पर मैंने तो सुना है कि यहां कोई नहीं रहता। यह जगह कई सालों से खाली पड़ी है। ने घबराहट भरी नजरों से उसे देखकर कहा, चलो अब चलते हैं। पर अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस ओर जाएं। हर घर एक जैसा था। हम जिस भी घर से बाहर निकलते हमें आगे एक और घर दिखाई देता था। हम बार बार उसी जगह पर वापस आ रहे थे। हमें अब पहले से ज्यादा तेज बहने लगी थी। रशी से ज्यादा हम दोनों घबराए हुए थे। इस गांव में कुछ तो था जो हमें यहां से निकलने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे रोशनी और भी कम होने लगी। वातावरण में एक धुंधट सब फैल रही थी। हमारे पास रोशनी के नाम पर बस 3 टॉर्च थीं। आसपास का माहौल बहुत तेजी से बदलने लगा। गांव और भी सुनसान और वीरान होता जा रहा था। हर तरफ खामोशी पसरी हुई थी। स्मशान से भी ज्यादा भयानक खामोशी। हम घर के बाहर आकर रेत पर चलने लगे। घर से बाहर आते ही हम सब ने ऊपर देखा। आसमान में काली स्याही जैसा अंधेरा फैल रहा था। विकास ने अपनी बैग से टॉर्च निकाली और उसे जलाकर उसे कहा, एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं। हमारे दोनों तरफ रेत में धसे हुए मकान थे और उस वक्त शायद हम घरों के ठीक बीचों बीच खड़े थे। मैंने उन दोनों से कहा, हमें बस चलते रहना होगा। हम कहीं ना कहीं से जरूर बाहर निकल जाएंगे और अगर हम किसी घर के पास से गुजरते हैं तो वहां बस निशान बनाते चलो। जहां भी हमें निशान दिखाई देगा हम उस मकान के गलियारे को छोड़कर दूसरी ओर मुड़ जाएंगे और फिर हम हर गलियारे में निशान बनाते हुए आगे चलने लगे। हम में पैरों को ढंसा हुए तेजी से चलने की कोशिश कर रहे थे और उसी के साथ साथ समय दुगनी तेजी से बीत रहा था। समय बीतने के साथ ही आसमान घने काले बादलों से घिर चला गया। एक काली स्याही सी आसमान में घुलती चली गई, जहां हमें लग रहा था कि अंधेरा होने में अब भी काफी वक्त बचा है। वहां बादलों ने कुछ ही पल में माहौल को अचानक से बदल दिया था हमारी नजरों के सामने। कुछ ही देर में सब घने अंधेरे में डूब गया। हम और तेजी से चलने लगे। हम सबने अपनी अपनी टॉर्च चालू की। हम शायद उन घरों को काफी पीछे छोड़ चुके थे। टॉर्च की रोशनी जहां भी जाती थी वहां हमें बस रेत ही रेत दिखाई पड़ रही थी। मैंने चिढ़ते हुए कहा,
अरे यार, ये रास्ता किस तरफ है? हम कब से चल रहे हैं? हम वहां करीब आधे घंटे से चल रहे थे। रशीद ने टॉर्च को इधर उधर घुमाते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम अब खतरे से बाहर है। हम उस जगह को काफी पीछे छोड़ चुके हैं, बस हमें अब रास्ता ढूंढना है। और चलते चलते हमने सामने देखा। हमारे टॉर्च की रोशनी जहां पड़ रही थी वो एक दीवार थी। रशीद ने घबराते हुए टॉर्च को हर तरफ घुमाया। हमारे आसपास हर तरफ रेत में धसे हुए मकान थे। उस जगह को देख विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हम फिर उसी जगह पर आ गए हैं? अचानक से आसमान गरजना शुरू हो गया। तेज हवा के साथ बादल गरजने लगे। कड़कती बिजली की तेज चमक ने पूरे गांव को कुछ पल के लिए रोशन किया। और उन चंद पलों में हमने देखा, गांव के हर घर की टूटी खिड़की से कोई हमें झांक कर देख रहा था। आंखें, कई सारी आंखें, चमकती आंखें। एक पल के लिए उनके चेहरे तेज रोशनी में चमक उठे और फिर से अंधेरे की काली स्याही में घुल से गए। एक पल में सब कुछ अंधेरे में डूब गया। भागो भागो यहां से, रशद जोर से चिल्लाया और वहां से भागने लगा। बिना कुछ सोचे समझे हम दोनों उसके पीछे दौड़ने लगे। बिजली की चमक से अंधेरा और भी घना महसूस होने लगा था। हम दौड़ तो रहे थे पर हर बार वही गलियां, वही रास्ते और उसी मोड़ पर हम तीनों आकर रुक जाते थे। हमें पता ही नहीं था कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम बस वही गोल गोल घूम रहे हैं। उस खंडहर जैसी दीवारों ने हमें अपने अंदर कैद कर लिया था। बाहर जाने का रास्ता अब जैसे गायब हो चुका था। भागते भागते हम एक दीवार से सटकर खड़े हो गए। रुको, भागने से कोई फायदा नहीं है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम घूम फिर कर उसी गलियारे से गुजर रहे हैं। बार बार वही जगह। हमें बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। विकास भी बहुत घबराया हुआ था। क्या वही तो हम कर रहे हैं, पर कोई रास्ता भी तो नहीं दिखाई दे रहा। हमारी टॉर्च की रोशनी अब झपक लगी थी। दिमाग सुनना पड़ चुका था। तभी अचानक से हमें कहीं से एक आवाज सुनाई दी, जैसे वहां से रेत में कुछ रंग रहा हो। और हम तीनों ने टॉर्च की रोशनी में देखा, हमसे कुछ ही दूरी पर एक बच्चा रेंगते हुए जा रहा था। रशीद ने हम सबको शांत रहने का इशारा किया। वो बच्चा बस रंग रहा था और अचानक ही उसने मुड़कर हमारी ओर देखा और हमें देख अजीब सी आवाज में रोने लगा। उसका चेहरा बेहद भयानक था। जला हुआ चेहरा, चेहरे पर छाले पड़े थे, लाल लाल फोड़े थे, आंखें सफेद और मुंह से खून टपकता हुआ उसे देख और उसकी भयानक आवाज को सुन हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पैर थरथरा लगे। हम वहीं एक घर के अंदर छुपने चले गए और हमने खिड़की से छुपकर बाहर देखा और देखते ही देखते वह बच्चा रेंगता हुआ किसी सांप के जैसे रेत के ढेर में घुस गया। मेरे शरीर में एक सनसनाहट सी दौड़ गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी वहां के गहरे सन्नाटे में एक आवाज गूंज उठी। ये किसी इंसान या बच्चे की आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज जो हमारे कानों में सीधी घुस रही थी। हम तीनों ने जैसे ही वह आवाज सुनी, हमारे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। अंधेरे में वह अनजान डरावनी आवाज बार बार हमें सुनाई दे रही थी। अब यह साफ हो चुका था कि वह जो कुछ भी था वह इंसानी नहीं था। हम तीनों भी फिर से भागने लगे और भागते लड़खड़ाते हुए हम फिर से एक घर के अंदर घुस गए। आसपास फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। उस पल हमें बस हम तीनों की डर से कांपती हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हम उस जगह में बुरी तरह फंस चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि गांव के बाहर कैसे निकले, लेकिन अब बात केवल रास्ता ढूंढने की नहीं थी, हमारी जान बचाने की थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या हम यहां सेफ हैं? रशीद ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में भी अब डर दिखाई दे रहा था। उसने अपनी टॉर्च को आसपास घुमाकर कर कहा, नहीं, हम कहीं भी सेफ नहीं हैं। हम कहीं नहीं छुप सकते, क्योंकि यहां किसी घर को दरवाजा नहीं है, किसी घर को कोई खिड़की नहीं है। हम तीनों बिना कुछ सोचे फिर से दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही हम एक गली से दूसरी में मुड़े, वो हंसी की आवाज फिर से हमारे आसपास गूंजने लगी। अचानक से बिजली की तेज चमक ने गांव को फिर से रोशन कर दिया। धीमी हल्की बारिश की बूंदें आसमान से टपक रही थी। भागते हुए हम एक घर के पीछे चले गए। उस पल हमने देखा कि हमारे ठीक सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसे देख हम वहीं पर रुक गए। उससे दूर खड़े होकर हमने एक दूसरे की तरफ देखा। उसकी आंखें हम पर ही टिकी हुई थीं।
बूढ़े को देख लग रहा था मानो उसमें कोई जान ना हो। चेहरे पर अजीब सा ठंडा सन्नाटा था। यह आदमी कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस हमें घूरता रहा। उसके होंठ धीमे धीमे हिलने लगे, मानो वो कुछ कहना चाह रहा हो। विकास ने धीरे से पूछा, क्या यह हमें बचाने आया है? राशिद ने उसे कंधे से पकड़ते हुए रोका। नहीं, कुछ गड़बड़ है, यह आदमी नॉर्मल नहीं लग रहा। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ और सोच पाते, बूढ़ा आदमी अचानक से बोल पड़ा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भाग जाओ या चुप जाओ। उसकी आवाज भारी और गहरी थी और हमारे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज हवा में नहीं, हमारे अंदर गूंज रही हो। मैंने घबराते हुए उन्हें जवाब दिया, हम गलती से यहां आए हैं। हमें इस गांव के बारे में नहीं पता था। हमें बस यहां से निकलने का कोई रास्ता बता दीजिए। बूढ़े ने हमारी बात सुनी, पर तभी उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो गईं। आंखों की कोठर से रेत गिरने लगी। उसका मुंह खुला तो उसके अंदर भी रेत भरी पड़ी थी और उसने अपनी बेजान आंखों से हमारी ओर देखा और फिर एक अजीब आवाज में कहा, वो तुम्हें देख रही है, भाग जाओ, छुप जाओ, वो तुम्हें देख रही है। हमारी हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। बिजली की तेज रोशनी के साथ ही कुछ ही पल के लिए आंखों के सामने सब कुछ ओझल सा हो गया। जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो हमारे सामने कोई नहीं था। वह बूढ़ा आदमी जैसे पलक झपकते ही रेत में बिखर गया हो, जैसे वह कभी था ही नहीं। विकास घबराकर पीछे हट गया। वो आदमी कहां गया? रशद और मैं भी वह देखकर हैरान थे। रशद घबराकर आसपास अंधेरे में उस बूढ़े आदमी को देखने की कोशिश करने लगा। विकास गुस्से में ही बोला, समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने भी चुप्पी तोड़ी। यहां कुछ तो बहुत भयानक है। यह सिर्फ एक गांव नहीं है, यह कुछ और ही है। मेरी उस बात पर ने वही कहा जो मेरे मन के अंदर चल रहा था। कहीं ये छलावा तो नहीं? मैंने यहां के लोगों से इस जगह के बारे में एक और दास्तां सुनी है कि यह जगह जिन्हों का घर है, जिन्होंने यहां के रहने वालों को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था। फिर मैंने उमल दुवेयस के बारे में सुना था। वह एक महिला जिन है जो छोड़े गए घरों में अपना घर बनाती है। वो ऐसी सुनसान जगहों पर रहती है और उसे यह कभी अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी जगहों पर ऐसे अचानक से चला आ जाए। वो जिन बहुत बेरहम होती है। वो जवान, बूढ़ा, पुरुष या महिला किसी को नहीं छोड़ती। वो बच्चों तक को मार देती है, जानवरों को भी मारती है और ऐसे जिन आत्माएं छलावा करने में माहिर होती है। पर मैंने यह भी सुना था कि यह बस अफवाह है। रशद की बात सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हमने छलावा के बारे में पहले भी कई किस्से कहानियां सुनी थीं। जब कोई इंसान छलावा में फंस जाता है तो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। छलावा ऐसे ही किसी ताकत और प्रेत या पिशाच ने बनाया हुआ एक चक्र की तरह होता है। हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा था, या तो हम इस गांव की सच्चाई का सामना करें या फिर हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो यहां से कभी लौट नहीं सके। रशीद ने थोड़ी हिम्मत से सांस लेकर कहा, चलो कोई छुपने की जगह ढूंढते हैं। हम एक दूसरे को सहारा देते हुए तेजी से चलने लगे, लेकिन हर बार हमें वही जगह, वही गलियां मिल रही थी। वो देख विकास को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शिट यार, हम फिर उसी जगह पर आ गए हैं, उस बात पर। रशद भी चिल्लाया, यहां से बाहर निकलने का कोई तो तरीका होगा। हम यूं ही मरने के लिए अपने आप को यहां नहीं छोड़ सकते। मैंने टॉर्च की रोशनी दोनों के चेहरे पर मारते हुए कहा, तुम्हें याद है हमें एक बंगला जैसा कुछ दिखाई दिया था। तुमने कहा था कि वह मस्जिद है। अगर हम वहां चले तो मेरी बात सुनकर दोनों ने हां में सर हिलाया। हम सब में थोड़ी उम्मीद जाग गई, लेकिन अब तक की सच्चाई यह थी कि जितनी बार हम वहां से निकलने की कोशिश करते, उतनी ही अजीब घटनाएं होने लगती थीं। हमने मस्जिद के बारे में सोचा ही था कि हमारे टॉर्च झपक नहीं शुरू हो गए और तभी अचानक ही सभी की टॉर्च की रोशनी एक साथ बुझ गई और उसके बाद हमारे चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ये किसी इंसान की नहीं थी। यह आवाजें हवा में, हमारे दिलों में, हमारे कानों में गूंज रही थीं। हम तीनों के शरीर ठंडे पड़ गए। अब हम बस एक जगह पर खड़े थे, ठीके हुए, जैसे हम सबके पैर रेत से चिपक गए हों। तीनों 3 अलग दिशाओं में देख रहे थे। वो डरावनी आवाजें हर तरफ से आ रही थी। यह सिर्फ गांव नहीं है, यह कोई शापित जगह है।
हम उसी जगह पर खड़े खड़े अपनी टॉर्च को हाथों पर पटक रहे थे। उनके सेल निकालकर उन्हें रगड़कर फिर से टॉर्च को चालू करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ हमारी उम्मीद भी खत्म हो रही थी। यह जगह, यह गांव हमें जाने नहीं देना चाहता था। लग रहा था जैसे हर कोने से, हर खिड़की से जैसे कोई हमें देख रहा हो, कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो, हम पर हंस रहा हो। और तब एक अजीब सी आवाज हुई। रेत की एक तेज सरसराहट से उसी बीच विकास की टॉर्च चालू हो गई और उसकी रोशनी में हमने देखा हमारे सामने कोई था और तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा था। विकास ने लगभग चकते हुए कहा, भागो यहां से। और हम फिर से अंधेरे में भागने लगे। वह कुछ बहुत बड़ा था, काले कपड़ों में लिपटा हुआ किसी शैतान की तरह, और वह किसी सांप की तरह तेजी से रेत में सरक रहा था। बार बार सब कुछ अजीब हो रहा था। हम तीनों की हिम्मत टूटने लगी थी हर पल। यह गांव जैसे हमें अपने शिकंजे में कसता जा रहा था। हर गली में एक तरह की घुटन महसूस हो रही थी। उस भाग दौड़ के दौरान हम एक घर के पास आकर रुक गए। वो एक बड़ी सी हवेली जैसा मकान था। मेरा ध्यान पीछे की दीवार पर चला गया। क्या क्या यह वही मस्जिद है? विकास ने भी पीछे की उस दीवार को देखा। रशद ने विकास के हाथ से टॉर्च ले ली और थोड़ा नजदीक जाकर देखा। वहां कुछ लिखा था। उसे धीरे से पढ़ा और उसे धीमी आवाज में पढ़ा। यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बस भागते रहो जब तक भाग सकते हो, या छुप जाओ। फिर से वही टूटी खराब लिखावट, शायद हमसे से पहले भी यहां कोई फंस गया होगा और जिसने यह सब यहां लिखा था। वह पढ़ने के बाद हमें लगा जैसे हम सबके दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ ली हो। विकास ने घबराते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यह हम कहां आ गए हैं? और तभी हमें घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कदमों की हल्की आहट, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। आवाज को सुन हम सबने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रशीद ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने वो सुना? विकास ने घबराते हुए हां में सिर हिलाया। उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं। किसी के कदमों की आहट है। मैंने फुसफुसाना से चलते हैं। विकास ने बहुत ही धीमी आवाज में बोला, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। हम जैसे ही पीछे मुड़ने लगे तभी कहीं से तेज हवा का झोंका आ गया। एक पल के लिए पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। हम सभी वहीं ठिठक गए। अब तक हमें यह साफ हो चुका था कि हम केवल भटक नहीं रहे थे, हम किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस चुके थे। और उसी पल हमें उस घर के अंदर से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। वही आवाज तेज, डरावनी और गूंजती हुई, जैसे किसी आत्मा की हंसी हो। रशद ने थरथर कांपते हुए उस तरफ देखा। यह कौन है? यह कौन हंस रहा है? हम जैसे ही वहां से पीछे हटने लगे, हमें टूटी चौखट से बाहर आती एक काली सी परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे सरते हुए आगे बढ़ रही थी। एक महिला की परछाई, बहुत ही अजीब सा आकार था। उसका काला और हिलता हुआ बाल बिखरे हुए हवा में लहरा रहे थे और आंखें, उसकी भयानक आंखें सीधी हमारी ओर देख रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी हंसी फैली हुई थी। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रशीद ने अपनी पास की बंद पड़ी टॉर्च को उसकी ओर फेंकते हुए मैं धक्का दिया। चलो चलो, यहां से मस्जिद नहीं है। हम फिर से दौड़ने लगे, लेकिन वो परछाई अब हमारे ठीक पीछे थी। परछाई जैसे हवा में तैरती हुई हमारे पीछे पीछे आ रही थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और किसी बिजली की तरह चमक रही थीं। उसके आसपास एक अजीब सा काला धुआं था। हम तीनों भी उन अंधेरी गलियारों से, टूटी दीवारों से टकराते हुए, गिरते पड़ते हुए भाग रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह परछाई हमसे भी ज्यादा तेज थी। उसकी हंसी अब और भी तेज हो गई थी और हमारे दिलों की धड़कनें भी इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही थी। मैंने भागते हुए कहा, हमें किसी भी हालत में इससे बचना होगा। लेकिन तब विकास ने जवाब दिया, यह कोई साधारण आत्मा नहीं लगती, यह कुछ और ही है। हवा और तेज हो गई। तूफान जैसा वातावरण था। हवाएं साए साए करते हुए बह रही थीं। हर तरफ रेत उड़ रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। और अचानक एक मोड़ पर वह परछाई हमारे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी हंसी बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में हमें नफरत और क्रोध दिखाई दे रहा था। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा,
तुम्हें मेरी दुनिया में नहीं आना चाहिए था। हम अपनी नजरें झुकाकर नजरें चुराते हुए उसे देखने की कोशिश कर रहे थे और वह हमें अपनी भयानक आंखों से घोरे जा रही थी। उस परछाई के सामने हमारी कुछ भी बोलने की ही नहीं थी। रशीद ने धीरे से फुसफुस, या हमें जाने दो, हम यहां फिर कभी नहीं आएंगे। अचानक परछाई हवा में लहराते हुए हमारे और करीब आ गई और हमारे ठीक सामने आकर हमें घूरने लगे। नजर उठाकर उसे देखने की हम में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन वह इतनी पास थी कि उसकी गरगरा जैसी आवाज को हम ठीक से सुन सकते थे। हमें अपने आसपास के घरों के अंदर से अनगिनत आंखें दिखाई देने लगीं, लाल चमकती आंखें, जैसे कि वह सब हमें देख रहे हो या फिर उनके लिए यह एक मौत का खेल था। अब हम जहां थे वही जमे खड़े थे। पूरी तरह से घबराए हुए शरीर जोरों से थर-थर कांप रहा था। मैंने नीचे देखा तो उसके पैर हवा में थोड़े ऊपर थे। जमीन पर रेत पर कहीं भी उसका स्पर्श नहीं हो रहा था। वह देख मैं भी घबरा गया। मैं सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। तभी मुझे वहां से थोड़ा दूर खड़ा वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया और लगा कि वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने अपनी आंखें बंद की और एक अजीब सी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। पता नहीं वो कैसी आवाज थी, जैसे वह आवाज हमें कह रही हो कि भाग जाओ। और अचानक मुझे कुछ याद आ गया और मैंने झुकी नजर से रशीद और विकास की तरफ देखा। विकास हम दोनों के बीच खड़ा था। मैंने उन दोनों को भी भागने का इशारा किया और रशीद और मैं हम पीछे की ओर भागने लगे, पर विकास वहीं पर खड़ा था। मैंने चेक कर विकास को पुकारा और तब जाकर विकास एकदम से होश में आ गया और हमारी ओर देखकर हमारे पीछे पीछे भागने लगा। मैंने वहां से भागते हुए रशी से कहा, तो तुम्हें याद है उस बूढ़े ने क्या कहा था, भागो या छुप जाओ? उस दीवार पर भी कुछ ऐसी ही बात लिखी थी, भागते रहो जब तक तुम भाग सकते हो। मतलब हमें भागते रहना होगा और छुपने के लिए मस्जिद को ढूंढना होगा। विकास ने भी आवाज में पूछा, अब किस तरफ जाना है? हम तीनों भी एक दूसरे को आशा भरी नजरों से देख रहे थे। हम अच्छी तरह से जानते थे कि हम में से किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। हम जो कुछ हो सकता था वह सब कुछ कर चुके थे। हम वहां करीबन घंटे भर से यहां वहां बस भाग रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए आसरा ढूंढ रहे थे और अब हमारी दौड़ने की सोचने की ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ देर भागने के बाद हम काफी थक गए और फिर एक जगह पर रुक गए जहां हमारे सामने एक और घर खड़ा था। एक टूटा पुराना जर्जर हालत में, उसे भी कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक कंपाउंड था। हमारे पास एक जो टॉर्च थी उसकी रोशनी भी कम हो गई थी और मेरे पास जो टॉर्च थी शायद वह बंद हो चुकी थी। रशीद ने विकास के हाथ से टॉर्च को फिर से लेकर हाथे हुए कहा, तुम रुको, यही रुको, मैं नजदीक जाकर देख कर आता हूं। हम घबराए हुए वहीं एक दीवार के पास खड़े रहे। एक बात तो हमें पता चल गई थी कि हमें बस भागते रहना है। रशीद ने कंपाउंड के अंदर जाकर उस जगह को टॉर्च घुमाकर ऊपर नीचे हर तरफ देखा और फिर पीछे मुड़कर उसने जोर से आवाज लगाई, यह मस्जिद है। जैसे ही रशद ने ऐसा कहा, विकास और हमने अंधेरे में ही एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों खुश थे, हंस रहे थे और उसी पल मुझे मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े होते हुए महसूस हुए। हम दोनों ने एक साथ पीछे पलट कर देखा। मैंने अपने पीछे बिजली से चमकते आंखें देखीं और झट से अपनी आंखों को बंद कर लिया। मैं झटके से नीचे गिर पड़ा और किसी बच्चे की तरह रेत में रेंगने लगा। रश दूर से ही विकास विकास चिल्ला रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि विकास वहीं पर खड़ा है। मैं बेजान हालत में उस मस्जिद की ओर बढ़ता रहा। एक बिजली सी चमक उठी और तब मैंने देखा कि विकास के सामने एक उससे भी बड़ी परछाई खड़ी है। काले कपड़े में धुएं से घिरी हुई उसके दांत किसी जानवर की तरह है, बाल ताड़ के पत्तों जैसे, और नाक से धुआं निकल रहा था। आंखें बिजली की तरह चमक रही थी, मुंह खुला था और उसमें से रेत पानी की तरह बह रही थी। और तब मुझे महसूस हुआ कि विकास वहीं पर खड़ा है। शायद उसने उसकी आंखों में देख लिया था। रशद दौड़ता हुआ उसके पास चला गया और वहां जाकर उसने अपनी शर्ट को लगभग फाड़ दिया। पता नहीं तब वहां क्या हुआ, लेकिन वो परछाई एकदम से पीछे हट गई। उसका खुला मुंह अचानक से बंद हो गया। आसपास गूंज रही आवाज भी आनी बंद हो गई और अगले ही पल वह परछाई वहां से गायब हो गई।
रशीद विकास को पकड़कर घसीट हुआ मस्जिद की तरफ जाने लगा। वह देख मैं भी उठकर उसकी मदद के लिए दौड़ा और फिर हम दोनों उसे घसीटते हुए उस मस्जिद के पास लेकर आ गए और उस पल हमें खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। हमने विकास को लगभग उठाकर अंदर फेंका और उस पल वहीं परछाई तेजी से हमारे पीछे से गुजरी और पलक झपकते ही हम भी अंदर कूद पड़े। हम तीनों भी वहीं एक कोने में जाकर बैठ गए। काफी देर तक हम एक दूसरे को थपथपाते हुए शांत कर रहे थे, एक दूसरे के सर को सहला रहे थे, एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। उस पल हम बस अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि यह सब कुछ यहीं थम जाए और हम किसी तरह यहां से बच जाएं। उसके बाद हमें वहां कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, कोई चीख पुकार नहीं। बस हमें वहां से दूर बाहर दुबले पतले पुरुष, महिलाएं और बच्चे एक साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। वह कुछ भी नहीं कर रहे थे, वह बस खड़े थे। उनकी चमकती आंखें हमें देख रही थीं, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। शायद वह सभी उमल धुएं के अभिशाप के दुर्भाग्यपूर्ण शिकार थे। काफी देर तक वहां पड़े रहने के बाद विकास को थोड़ा होश आ गया। क्या हम बच गए? मेरे पास जो टॉर्च थी वो अब अपने आप चालू हो गई थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस बारी बारी एक दूसरे के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए और हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। विकास ने एक गहरी सांस ली और फिर से शांत पड़ा रहा। मैंने टॉर्च की रोशनी में रशद को देखा। उसकी फटी शर्ट के अंदर मुझे ताबीज दिखाई दिया। शायद यही कारण था कि वह आत्मा, वह जिन, वो परछाई वहां से गायब हो गई थी। हम इतने थक चुके थे कि काफी देर बाद हम वहीं पर सो गए। सुबह की हवाओं के साथ उड़ती रेत से हमारी नींद खुली। देखा तो सब तरफ सूरज की रोशनी फैली हुई थी। हमने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया और उठकर वहां से बाहर चले गए। हमने अपने आसपास देखा तो वहां सब कुछ बदल चुका था। जो जगह हमने रात में देखी थी यह उससे बिल्कुल अलग थी। कहीं कोई निशान नहीं, कोई अजीब आकार नहीं। ये सब कुछ ऐसा था जैसे हम अपने घर में कुछ गड़बड़ी करते हैं और फिर घर वालों के आने से पहले उसे ठीक कर देते हैं, या फिर यह कोई छलावा था अगली शिकार के लिए। यह सब कुछ सोचते हुए मैं विकास और रशीद के पीछे पीछे चल रहा था और फिर हम उस जगह को पीछे छोड़ रास्ते की ओर निकल पड़े। बस यही था, हमने भले ही उस वक्त एक दूसरे से कुछ ना कहा हो, लेकिन हम सभी अच्छे से जानते थे कि रात में हमने जो कुछ देखा था, जो कुछ डर महसूस किया था, उसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे।